तो पहला चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो मात्रक और विमाएं हैं, मात्रक मापन और विमाएं। ठीक है। हम मापन करते हैं किसी भौतिक राशि का। ठीक है। और उसमें हम क्या जोड़ते हैं, उसकी मात्रक। मात्रक अगर अगर राशि हमारी सदिश राशि है तो इसमें दिशा का भी बताते हैं, वरना हम मात्रक सिर्फ और सिर्फ उसकी इकाइयां लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है। मात्रक के बाद हम इसमें बताते हैं इसकी मापन, मात्रक और विमाएं। ठीक है। हम आज इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि इसमें भी क्या हुआ है। मापन, किसी चीज को आप मापते हो, तो मापते किस में हो आप, कोई संख्या के उसमें लिखते हो। ठीक है। तो मापन का अर्थ सीधे सीधे हम बोल सकते हैं, हम यहां पे क्या इसके बारे में बात कर रहे हैं, संख्याओं के बारे में। मात्रक के बारे में हम कैसे बताते हैं, पद्धतियां, कि हम लंबाई को मीटर में बताएंगे, समय को सेकंड्स में बताएंगे, या हम किसी चीज को किस मात्रक पद्धति से बताएंगे, हम उसके बारे में बात करते हैं मात्रक के अंदर। हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों, ये जरूरी है ये जानना कि आप अगर लंबाई को मीटर में बता रहे हो, कोई फीट में बता रहा है, कोई यार्ड में बता रहा है, तो हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए। जब हम भौतिक विज्ञान के बारे में बात करते हैं, तो चाहे इंसान भारत में हो, चाहे वो किसी और जगह पे बैठा हो, उसको ये समझ में आना चाहिए कि हमने किस राशि के बारे में बात हो रही है, या इस मान को हमने दूसरी जगह कैसे इस्तेमाल किया है। तभी तो हम विज्ञान को समझ पाएंगे सब मिलके। समझ में आ रहा है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसी प्रणाली चाहिए जो सबको समझ में आए, सब लोग उस पे माने कि हाँ ये सही प्रणाली है, सब उसको सर्वमान्य हो और सरल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह बदले नहीं। ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया, अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार मात्रक को दो भाग में बांटा गया, मूल मात्रक और पूरक मात्रक। ठीक है। मूल मात्रक कितनी होती है, 7। पूरक मात्रक कितनी होती है, 2। दो कौन सी, एंगल वाली, रेडियन स्टेरेडियन, ये आपको मदद करती है किसी चीज का एंगल नापने में। ठीक है। अब यही चीज अगर ये जब सर्कल में बात हो रही है तो ऐसे, लेकिन जब मैं अगर इसको बॉल के शेप में बनाऊं, मतलब जो गेंद होती है आपकी, वो गेंद में क्या होता है, आप अगर सेंटर पे बैठ जाओ और देखो तो एक कर्व जैसा दिखता है, उस जैसी चीजों को नापना है तो स्टेरेडियन। ठीक है। ये इसको सॉलिड एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। मूल मात्रा क्या होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और इरेडियंस, बेसिकली कितनी हमारी तीव्रता है। ठीक है। ये 7 मात्रक। इसके अलावा संख्या में आप क्या पढ़ते हो वो बहुत जरूरी है। संख्या में आप क्या पढ़ते हो, संख्या में दो चीजें होती हैं। पहला सार्थक अंक, सार्थक अंक, कोई भी आप परिमाण किसी भी चीज का नापते हो, अगर आप वजन नापते हो तो 2 किलो है, 2.01 किलो है, 2.10 किलो है, इन सब से अंतर क्या पड़ जाता है, आप बोलोगे सब तो 2 किलो ही है, बात तो बराबर है। हाँ है ना। अगर सब्जी वाले के पास जाओगे और बोलोगे मेरे को आलू 2 किलो नाप दो, तो आपको वो इन तीनों में से किसी में भी आलू दे देगा 2 किलो। हाँ है ना। अब वही चीज, अब जो जौहरी होते हैं, मतलब जो आपके सोने का सामान आपको बेच रहे हैं, सोने का कोई नेकलेस बेच रहे हैं, अगर आप उनको इतना सा भी बोलोगे ना, उतने में वो लोग आपको नहीं देंगे। वो आपको कम से कम 2.00001 करके ही आपको देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे इसकी भी मात्रा, मतलब इसकी जो वैल्यू है रुपयों में बहुत ज्यादा हो जाती है। हाँ है ना। समझ में आता है ये वाली बात। तो ये हमें समझना जरूरी है कि कौन सा वाला सही है। अब हम भौतिक विज्ञान में बात करते हैं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी हो गई। सार्थक अंक कहां जरूरी और होते हैं, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूं 1.00, 1.01, 1.10, इसमें 20 का गुणा करो, या 100 का एक जीरो और बढ़ा देता हूं, 100 का गुणा करो, कितने का, 100 का, एक और बढ़ा दो, ठीक है। इसका अंतर देखना कितना आ जाता है, इसका अंतर कितना आएगा, 100.01, इसका कितना आ गया, 101.01, इसका कितना आ गया, 110.01। अंतर दिख रहा है आप लोगों को। अगर आपका, आपने क्या किया था, अगर मैं इसका पूर्णकलन कर देता तो सबको एक लिख सकता था, नहीं लिख सकता था,
अगर मैं पूर्ण कथन वाली संख्या में 100 का गुणा करता तो सब कुछ कितना बराबर हो जाता? 100। हाँ है ना? तो आप ये अंतर देख रहे हो, ये अंतर की वजह से क्या हुआ, क्या हुआ यहां पे? त्रुटियां आ गई। क्या आ गई? त्रुटियां। समझ में आया? इन त्रुटियों की वजह से आपके आगे क्या होंगी? ये त्रुटियां बढ़ती जाएंगी। अगर आप एक बार और 100 का गुणा कर दोगे तो ये त्रुटियां से बढ़ती ही चली जाएंगी। आप समझ रहे हो? आप अगर इनको रुपयों के टर्म्स में बात करो, 100 रुपया, अच्छी बात है। 101 रुपया, 1 रुपए का तो अंतर है, क्या दिक्कत है, छोड़ देते हैं। 110 रुपया। अब 10 रुपया आप लोग मांगोगे दुकानदार से, मांगते हो नहीं मांगते हो? कभी कभी बोलते हो 1 रुपया छुट्टा नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ दो। कभी 110 रुपए के लिए बोलते हो कि छोड़ दो। अंतर समझ में आया? तो आप लोग यहां पे क्या समझे? त्रुटियां हम लोग कब कर सकते, कब नहीं कर सकते, ये सिर्फ इस बात पे निर्धारित करता है कि हम, हमारा काम क्या है। कि आलू होगा तो आलू में आप छोड़ दोगे कि चलो यार 10 ग्राम ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, मैं आलू काट के थोड़ा ना दूंगा। समझ में आता है? इसीलिए हमें समझ में आता है कि त्रुटियां समझना जरूरी है। अब त्रुटियों से पहले, त्रुटियां पे जाएं, उनको समझें, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक क्या होता है? किसी भी मापन के परिमाण में कुछ निश्चित अंक होते हैं, कुछ अनिश्चित अंक होते हैं। अनिश्चित अंक कौन से हो गए इसमें? ये वाला जो कभी भी बदल रहा है, कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। कभी हवा चल रही है तो 2.11 हो गया, कभी हवा कम थी तो 2.09 हो गया, कभी 2.10 हो गया। तो आखिरी अंक क्या हो गया? अनिश्चित। लेकिन बाकी अंक कैसे हो गए? निश्चित। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2.101 में कितने सार्थक अंक हैं, तो आप इसमें काउंट करके बताओगे ये तो अनिश्चित हो गए और ये अनिश्चित है, लेकिन इनको काउंट करके बताओगे 4 सार्थक अंक हैं। समझ में आया? अब आप इसके आगे भले ही 2.101 के आगे 0.0000 कुछ भी लिख लो, अंत में सार्थक अंक कितने हैं? 4। समझ में आया? तो हम कोई भी परिमाण लिखते हैं तो ये जानना जरूरी है कि उस परिमाण का सार्थक अंक कितना है। ठीक है? तो अब आप ऐसे समझो कि हमारा 2.10101 है। ठीक है? अब मैं आपसे बोलूं उसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसका निर्धारित कैसे करते हैं? 3 या 6 वैसे इसके नियम है टोटल। हम उसमें से आपको सबसे जरूरी वाले पहले बता देते हैं, जिससे आज का काम चल जाए। बाकी आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे जरूर। ठीक है? वो नियम ये है, जितने अशून्य अंक हैं, जितने अशून्य अंक हैं वो सभी कैसे अंक हैं? सार्थक। ठीक है? दूसरा, जो दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य हैं ये भी कैसे हैं? सार्थक। ठीक है? तीसरा नियम, जो शून्य अगर आखिर में लिखा, अगर कोई बोलता है कि मैंने मापा है, अगर कोई आपको बता रहा है कि मैंने 2.100 किलो नापा है, तो इसका मतलब उसने नापने के बाद ये वाला कैसे निश्चित अंक है और ये वाला अनिश्चित है, तो यहां तो आप इसको काउंट करोगे। लेकिन जब आप कोई बोलता है 2.100 और 2.1000, कोई अंदाजे में बता रहा है, तब ये सार्थक अंक में काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपने निश्चित नहीं किया है उसको। या आप ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो कि मेरा पहला 0 तो निश्चित अनिश्चित वाली कैटेगरी में है, दूसरे का मुझे कोई लेना देना नहीं। मतलब आप इसको हटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। लेकिन जब आप एक मात्रक लगा के बताते हो कि मैंने ये परिमाण नापा है यंत्र से, तब ये निश्चित हो गए और ये अनिश्चित, तो आप इन सबको काउंट करोगे। समझ में आया? ये क्लियर हो गया? इसके अलावा अगर मान लेते हैं एक संख्या एक से कम है, एक से कम है, तो 0.000125 मैंने मात्रक लिखी है, तो ये शून्य तो जरूरी है। ठीक है? तो ये सार्थक में काउंट होगा। ये अशून्य अंक है, ये काउंट होगा। ये अशून्य है, ये काउंट होगा। ये अशून्य है, ये काउंट होगा। ये शून्य अंक है। तो जब तक किसी भी संख्या में पहला अशून्य अंक ना आ जाए, तब तक सारे अशून्य अंक, सारे शून्य अंक कैसे हैं? कैसे हैं?
असार्थक, हम उनको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। समझ में आ गया? जब तक पहला शून्य अंक नहीं आता हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो इसके कितना हो गया सार्थक अंक? 4। कितना? 4। समझ में आ गया? अशून्य अंक देखने आ गए, अब मतलब सार्थक अंक देखने आ गए। इसको मैं जल्दी से लिख के पूछ लेता हूं आपसे। 100.20, 1.2105, 0.00000051 मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, इन सब में सार्थक अंक बताओ। इसमें कितने अंक हो गए सार्थक? इसमें सार्थक अंक कितने हुए, गिन के बताओ। ये काउंट होगा, ये सार्थक है। हाँ, ये सार्थक हुआ। इन दो के, ये क्योंकि एक से बड़ा है तो काउंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3, ये अशून्य अंक है, काउंट होगा। यहां पे ये जो शून्य है भले ही आखिर में आ रहा है, लेकिन हमने ये किसी मापन से नापा हुआ है या किसी यंत्र से नापा है। और क्योंकि आखिरी संख्या है तो अनिश्चित क्यों ना हो, अनिश्चित अंक भी हमारे सार्थक होते हैं अगर यंत्र से नापे हो। 1, राइट? तो इसको काउंट करेंगे तो कितने हो गए? 5। समझ में आया? अब उसी तरह से नेक्स्ट वाला, इसमें कितने हुए? 1 2 3 4 5। इसमें काउंट करो, क्या ये सार्थक शून्य है? क्या ये सार्थक अंक है? नहीं। वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया बीच वाली लड़की ने। ठीक है, क्योंकि पहला शून्य अंक यहां से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इनमें से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमारे कितने अंक हो गए? 2। समझ में आ गया? ये क्लियर है? अब एक बात और समझो, हम लोग 0.5 को एक जीरो नीचे ले जाके लिखते हैं, तो हम इसको 5 इंटू 10 की पावर मतलब घात लगा के -1 लिख सकते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ लिया होगा अभी तक। कैसे? एक जीरो से ऊपर जब जाएगा तो माइनस में चला गया, और कितने जीरो थे उतने। अगर मैं 0.0005 लिखता हूं तो इसको 5 लिखता हूं मान लो। ठीक है, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2, क्योंकि ये वाले काउंट नहीं होंगे। तो जब मैं जीरो हटाता हूं, 1 2 3, 3 जीरो पहली या शून्य अंक तक, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5.5, हाँ, इंटू 10 की पावर मतलब घात लगा के -3। हाँ है ना? तो हम ये कहना चाहते हैं इस वाले बात से, अब इसमें अगर मैं अपनी सार्थक अंक ढूंढूं तो इसमें भी कितने अशून्य अंक हैं? 2। इसको हम काउंट नहीं करते। तो इसमें भी 2। तो हम ये जो नोटेशन लिख रहे हैं 10 की घात लगा के, इसको बोलते हैं वैज्ञानिक नोटेशन, मतलब वैज्ञानिक तरीके से किसी परिमाण को लिखना। समझ में आ गया? अगर हमें इतनी बड़ी संख्या लिखनी है, अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू, हम तो 0 लिख देंगे। हाँ है ना? लेकिन जो आपके कण होते हैं, केमिस्ट्री में आप कण पढ़ते हो, उसमें आपका नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम ये सब पढ़ाते हैं। वो सबकी जो डायमेंशन होती है वो ऐसी ही होती है, छोटी 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 छोटी। उन सबको जब वैज्ञानिक तो उसमें लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं 2.36 इंटू 10 की पावर -9। समझ में आया? कण की रेडियस इतनी होती है, इस तरह से बात करते हैं। समझ में आ रहा है? ये वैसे 10 होगा। ठीक है, एनीवे, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई, सार्थक अंक जरूरी क्यों है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं प्लस या माइनस या गुणा या भाग करने की। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, 2.365942 जो भी लिखना है लिख लो, उसमें मैं अगर आपको बोलूं 1.25 जोड़ो, इसको जोड़ने पे क्या आएगा? 4295116 यही आएगा। अब मैं आपको बोलूंगा इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करने जाओगे तो क्या इतना लंबा नंबर की जरूरत है आपको? ये कैसे पता चलेगा कि आगे जब मैं कुछ भी इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका पूर्णकलन करना है नहीं करना, और कितने अंकों तक करना है, दशमलव के बाद कितने अंकों तक आंसर छोड़ना है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है सार्थक अंक से। समझ में आया? अब सार्थक अंक कितने हैं, इसके सार्थक अंक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7। इसके सार्थक अंक काउंट करो,
3। इन दोनों में से कम कौन सा है? नीचे वाला 3। तो इस आंसर में हम कितने सार्थक अंक तक छोड़ के आएंगे? 3। कम वाले के बराबर छोड़ के आएंगे। समझ में आया? इसके सार्थक अंक 3 काउंट करो, 1 2 3, मतलब यहां तक। लेकिन एक बात याद रखना, जब हम सार्थक अंक छोड़ के आते हैं तो पूर्ण कलन कर रहे हैं कहीं पर, तो आखिरी डिजिट ये देखनी होती है कि वो 5 से छोटी है या बड़ी। तो यहां तो 5 ही है, तो उसकी अगली डिजिट देखो 9, जो कि 5 से बड़ी है। इसका मतलब इसमें हम क्या कर देंगे? +1। तो इसका आंसर लिखेंगे 3.62। समझ में आ गया? आपको इससे क्या समझ में आया? आप चाहे जोड़ घटाव कुछ भी करें, सार्थक अंक सबसे कम जिसमें हो उतने के बराबर का आप आंसर लेके आगे की कैलकुलेशन में जाएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब ये जो पूर्ण कलन द्वारा मैंने बताया सार्थक अंक, इनकी जरूरत क्या थी? त्रुटियों को समझने के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा चुका था, कल ही पढ़ाया था आखिरी क्लास में। ठीक है, इस त्रुटियों के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब जोड़ घटाव करते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? इसमें जो त्रुटियों को लिखा, अगर जैसे मान लो मेरा L1 2 मीटर है असलियत में, लेकिन जब हमने नापा तो L1 आया 2.01, एक बार आया 2.05, एक बार आया 2.10। नापने में गलतियां होती हैं, ये वो गलतियां हैं हमारी। ठीक है, इन गलतियों से हम अपना कैसे समझेंगे कि हमारी त्रुटियों में कितनी गलतियां, वो इसका जरूरत क्या है? अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, अगर मान लो ये एक स्क्वायर होता, उसका एरिया L/L होता है, L × L स्क्वायर होता है ना? अगर वैसा कुछ करने वाला होता तो ये त्रुटियां दुगनी हो जाती, मतलब उसका स्क्वायर हो जाता, बढ़ती जाती, संयोजन होता जाता। तो उसको रोकना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कितना होगा। उसके लिए हम लोग त्रुटियों को डेल्टा इससे दिखाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तब जब अब ऐसा वाला आया कोई केस, तो मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं जल्दी से। 2 मीटर और 1 मीटर, ये सही उसकी वैल्यू थी। ठीक है, मैंने अगर इसको 2.01, 2.05 और 2.10 आया, हम इसका कुछ नहीं करेंगे, पहले औसत मान निकाल लेंगे। औसत मान जो कि होता है 2.01 प्लस 2.05 प्लस 2.10 डिवाइडेड बाय जितनी भी मापन किए हैं 3। ठीक है, इससे आंसर मान लो हमारा आता है, कितना आया? मैं अभी अपनी आसानी के लिए मैं इसको 0 कर दे रहा हूं, जिससे मुझे आंसर जल्दी जल्दी पता हो। तो 2.05 ही आ गया। ठीक है, इस औसत मान से जब मैं हर किसी मान का माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? परम त्रुटि। परम त्रुटि, समझ में आया? परम त्रुटि कितनी हो गई? इससे इसका माइनस किया, 0.05 मीटर पहली। दूसरी त्रुटि कितनी हो गई? 0, उसमें उस मापन में कोई गलती नहीं थी। तीसरी त्रुटि क्या हो गई? 0.05 माइनस में इस बार, क्योंकि इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस यहां लग जाएगा। तो परम त्रुटि इससे समझ में आ गया कि हर किसी में कितनी त्रुटि हमने कर दी। फिर क्या करना है? इसका भी औसत निकाल लो, लेकिन इस बार औसत निकालते वक्त इसको बोलते हैं परम मध्य त्रुटि। समझ में आया? परम मध्य त्रुटि। और इस बार क्या करते हैं, बाहर प्लस माइनस लिखा, हमें फर्क नहीं पड़ता ये प्लस माइनस क्या थी, हम सबको जोड़ देंगे और डिवाइड में जितने सी थी उतनी की डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? तो इसका आंसर आया +/- 0.033333। ठीक है, अब मैं कितने बार 3 लिखूंगा इसका निर्धारण कैसे करना था? सार्थक अंक देख के। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं बताओ? ये 0.00 था वैसे तो। कितने सार्थक अंक हैं? एक। 0.05 का भी मैंने देखना बताया ना, जीरो वाले काउंट नहीं करेंगे, बस इसको काउंट करेंगे। तो एक सार्थक अंक है, तो इसमें कितना सार्थक अंक तक जाएंगे? एक। वो कहां तक आया? यहां तक। तो इसकी त्रुटि कितनी लिखेंगे? बस 0.03। समझ में आ गया? यह आ गया आपका परम मध्य त्रुटि।
तो अब मैं अगर इसको वापस लिखना चाहूं तो मेरा आंसर आएगा, लेंथ हो गई 2 प्लस माइनस 0.03 मीटर। समझ में आ गया? इसी तरह से अगर मैं 1 को भी लिख देता 1.00 1.0 ऐसे 1.05 1.10 1.15 मीटर, तो इसका भी कुछ इसी तरह से चल के आते हैं हम लगभग लगभग, क्योंकि मैं ये खुद चूज कर रहा हूं तो मुझे भी पता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी, तो वो मान लो 0.03 आ जाती। इसी तरह से आप ये भी निकालोगे। समझ में आया? तो आपने अभी क्या सीखा, किसी भी मापन में त्रुटियों का कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अभी इसका जोड़ घटाव नहीं सीखा। ठीक है? अगर मैं अब बोलूं 2 प्लस माइनस 0.03 और 1 प्लस माइनस 0.05 का मुझे जोड़ या घटाव करना है, तो कुछ नहीं, जैसे आज तक करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है? कैसे? अगर जोड़ कर रहे हो तो उसको 3 कर दो, घटाव कर रहे हो तो उसको 1 आ गया आंसर। जोड़ में ये, घटाव में ये, आया ना? ठीक है? लेकिन त्रुटियां हमेशा क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्योंकि दोनों में ही तो त्रुटियां थी। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा ए, बी इक्वल टू L2 प्लस माइनस डेल्टा L2। ठीक है? जब मैंने इन दोनों को जोड़ा, L प्लस बी किया, तो ये तो जुड़ गए जैसे जुड़ते हैं, हाँ है ना? प्लस माइनस मैंने डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कर दिया। ठीक है? आप इस बात को समझ रहे हैं ना? अगर मैं 2 प्लस माइनस 0.1 लिख रहा हूं, 0.01, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं। कैसे? 2 प्लस 0.1 0.01 एंड 2 माइनस 0.01। इसका मतलब ये संख्या 1.99 से लेके 2.01 तक आती है। ये समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? जोड़ घटाव कर रहे हैं तो पहली जो औसत वाली संख्या है वो तो जोड़ेगी या घटेगी जैसे घटाते आए हो आज तक। त्रुटियां क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, लेकिन प्लस माइनस के साथ। समझ में आ गया? ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? बच्चा सबको समझ में आ गया? इसी तरह से जब मैं 2 प्लस माइनस 0.03 करता हूं और 1 प्लस माइनस, नहीं इसको भी अभी मैं 2 लिख लेता हूं क्योंकि मेरे को कुछ दिखाना है आपको, 0.04 और इसको 0.06 कर लेते हैं। ठीक है? मैं ये बोल रहा हूं इस वाली मापन में मेरे से गलती 0.04 की हुई, इस वाली मापन में मेरे से 0.02 की 2 की हुई। ठीक है? समझ में आया? त्रुटि तो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं इसका गुणा करता हूं या भाग देता हूं तो आंसर औसत वाले का कितना आएगा, 4, और इसमें 1, 2/2 कितना होता है, यही होता है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है? तो मैं यहां पे L1 गुना L2 कर रहा हूं, यहां पे L1 बाय L2 कर रहा हूं। ठीक है? त्रुटि का क्या होगा इसमें? तो त्रुटियों का क्या करते हैं, ये वाली संख्या, ये कौन सी संख्या है, परम मध्य त्रुटि। परम त्रुटि नहीं है ये, परम मध्य त्रुटि। तो इसमें क्या करते हैं, परम मध्य त्रुटि में हम औसत वाले का भाग दे देते हैं। अगर हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो प्रतिशत त्रुटि बन जाती है। अगर इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि, कि इस वाली उसमें 4% त्रुटि हो गई थी, इस वाली उसमें 2% त्रुटि हो गई है, ऐसा 2 बाय जो भी वैल्यू है वो भी करना पड़ेगा उसको। ठीक है? अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, बस इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं, दोनों में क्या करेंगे, प्लस माइनस 0.04 डिवाइड बाय औसत, नीचे वाले में क्या करेंगे, प्लस माइनस 0.02 डिवाइड बाय औसत। ठीक है? परम मध्य मतलब इसका आंसर आया 0.01, इसका आंसर आया 0.02। सार्थक अंक इसमें क्या, सबसे कम कितने हैं, एक, इसमें भी एक, तो हम पूर्णकलन नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस माइनस 0.03, तो इस आंसर में क्या आ जाएगा, 0.03। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? संख्या में हम क्या क्या पढ़ते हैं, सार्थक अंक और त्रुटियां। क्या पढ़ते हैं, सार्थक अंक और त्रुटियां।
विमाएं अभी हम चालू करेंगे। पूरक में मैंने बता दिया रेडियन और स्टेरेडियन। आप रोजमर्रा की भाषा में बोलते हो 30 डिग्री मुड़ जाओ, 15 डिग्री मुड़ जाओ। उस डिग्री को हम भारत में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विज्ञान में हमें एक जरूरत पड़ती है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के लिए 22/7 से। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा रेडियन, 22/7 से मल्टीप्लाई करते हैं ना 30 डिग्री को बदलने के लिए रेडियन में, वही वाला रेडियन है ये। ठीक है, जब इसको 3D में चले जाएंगे तो स्टे रेडियन। अच्छा मैंने यहां गलती लिखी है, सॉरी। यहां पे औसत मान लिखेंगे 2.05। ठीक है, औसत मान प्लस माइनस त्रुटि, परम मध्य त्रुटि, सॉरी। ठीक है, अब हम मापन में हमने संख्या समझ ली, सार्थक अंक समझ लिए, त्रुटि का समझ ली। अब मात्रक की बारी, बहुत जरूरी बात होगी। मात्रक में मैंने आपको पूरक मात्रक पहले ही बता दिया, मूल मात्रक बता रहा हूं। मूल और पूरक मात्रक से हम व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं, व्युत्पन्न राशियां। वो कौन सी राशियां? जो इन दोनों के गुणा भाग देके हम व्युत्पन्न करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो मूल मात्रा कितनी है? 7। कौन कौन सी? ये पूरे 11th काम आएंगी, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं स्पेशली। द्रव्यमान, इसको हम दिखाते हैं किलोग्राम से। हम किलोग्राम की जगह ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ग्राम को हमेशा, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है, कभी भी परिमाण में लिखा जाए ग्राम में, तो ग्राम को किस में बदल दोगे? किलोग्राम में। आप कभी भी गुणा भाग कुछ नहीं करोगे जब तक आपकी संख्या किस में ना आ जाए? किलोग्राम में। समझ में आ गया? सवाल में कभी आपकी इकाई किलोमीटर में दी हो तो लंबाई लेकिन हमेशा किसमें पहले कर लेनी है? मीटर में। किसने में? मीटर में। समय अगर आपका चाहे किसी में भी दिया हो, घंटे मिनट किसी में भी, किस में कर लेने हैं? सेकंड्स में। ये बहुत जरूरी है समझना। इसको इंग्लिश में हम एम से, कैपिटल एम किससे लिखते हैं? कैपिटल एम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी विमाएं पढ़ेंगे ना उसके लिए एम। लंबाई के लिए कैपिटल एल, टी के समय के लिए कैपिटल टी। समझ में आ गया? अब ये तो हो गई 3, और कितनी बची? 4। वो 4 कौन कौन सी होंगी? तापमान। ताप जो होता है उसको केल्विन से नापते हैं। किससे? केल्विन। ये कैपिटल के हैं, कैपिटल के, बड़ा वाला के। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। ये किससे दिखाते हैं? ए से, एम्पियर। ये हो गया एम्पियर। और ये आपने अभी पढ़ना चालू कर दिया होगा, 10वीं कक्षा में ही पढ़ा होगा कि विद्युत धारा को एम्पियर से लिखते हैं। तो ये सारी मूल मात्रक थी। ठीक है, और कितने हो गए? 5। 2 बची। वो 2 कौन सी है? ज्योति की तीव्रता, मतलब ज्योत की तीव्रता मतलब कितनी आंखों में रोशनी पड़ रही है। वो कैसे पता चलता है? किसमें नापते हैं? वो कैंडेला, छोटा सी छोटा डी, सीडी, कैंडेला। कैंडल लिखते, कैंडल आगे आ, कैंडेला लिखो, कैंडेला। और आखिरी पदार्थ की मात्रा, ये अभी आप सबसे ज्यादा पढ़ रहे होगे अपने रसायन विज्ञान में। पदार्थ की मात्रा किसमें लिखते हैं? मोल, MOL। ये 7 मूल मात्रक से ही आपकी बाकी की सारी व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न राशियों की बातें हम कर पाएंगे। समझ में आ गया? अभी हमारे लिए जरूरी है यह समझना कि विमाएं क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक राशियों को जब हम इन मूल मात्रकों के संदर्भ में लिखते हैं, क्या? सुनो ध्यान से। जब हम किसी भौतिक राशि को मूल मात्रकों, कौन कौन सी, जैसे एम एल और टी, ज्यादातर MLT के टर्म्स में ही, जब हम बाकी के सातों हम लिख सकते हैं सातों के संदर्भ में। ठीक है, ज्यादातर को हम इन 3 में ही दिखा पाते हैं। ठीक है, जब तक किसी भी राशि में तापमान की बात नहीं होगी तब तक हम तापमान का इसमें जोड़ेंगे नहीं। जब तक किसी में विद्युत धारा की बात नहीं होगी तब तक हमें ए जोड़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हमें करना पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, उनको मूल मात्रक इसलिए बोल रहे हैं
हम किलोग्राम से विद्युत धारा नहीं दिखा सकते। समझ में आया? हम विद्युत धारा को मीटर में नहीं दिखा सकते, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है? तो जब हम इन मूल मात्रकों के सहायता से मूल मात्रकों के रूप में प्रकट करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। विमा कहते हैं। इसको अभी मैं समझाता हूं। ये हम आज क्या पढ़ रहे हैं? विमाएं। अगर किसी भी भौतिक राशि, अच्छा पहले बताओ, भौतिक राशि आपको समझ में आता है क्या होता है? वह राशि जिसे मापा या तोला जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे प्यार, गुस्सा, ये सब नाप नहीं सकते हो। कभी बोलते हो 2 किलो प्यार आ रहा है, नहीं नाप सकते हो। इसको बोलते हैं कोई भी राशि। लेकिन जब हम वजन, समय, इन सबको बात कर रहे हैं, इनको माप रहे हैं ना, तो इनको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि। ठीक है? किसी यंत्र से आप नाप पा रहे हो। इस परिभाषा के बाद अब आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ऐसे याद रखना है कि अगर मैं कोई भी राशि आपको लिखता हूं, आप अगर वो मूल मात्रक की राशियों में नहीं आ रही है, तो आप उन सभी राशियों को इन 7 मात्रकों और 2 पूरक मात्रकों की मदद से उनके संदर्भ में लिख सकते हो। और ये सालों से एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है। तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, पर याद रखने की जरूरत है। समझ में आया? तो आप इसको आपके जानने वाली राशियों के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं, तो आपने अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा दूरी को या विस्थापन को। हाँ या ना? पढ़ा था? तो दूरी क्या होती है? अगर मैं ए से बी जा रहा हूं, बी से सी जा रहा हूं, ये 2 मीटर था, ये 4 मीटर है। आप इसको क्या करते थे? जोड़ देते तो 6 मीटर बोल देते कि ये यहां से यहां तक की दूरी है। हाँ या ना? अब अगर मैं ए से बी जाने के बाद वापस ए पे आ गया, तो ए बी सी, अगर 2 गया था, 2 वापस आ गया, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो अब विस्थापन क्या बोल देते थे? 0। यही तो बोलते आ रहे हो, 0 मीटर विस्थापित किया मैंने, यही बोलते आ रहे हो। लेकिन अंत में ये सब क्या है? लंबाई। लंबाई है ना? तभी तो इसकी यूनिट क्या है? मीटर। हाँ है ना? तो मैं इसको, इसकी विमा लिखने जाऊंगा, भले ही इसको डी से लिख रहा हूं, ये भी D1 - D2 है। D1 - D2, और ये क्या है आपका? D1 + D2। लेकिन अंत में ये सब क्या है? लंबाई है। तो छोटी लंबाई को भी मैं लंबाई में लिखूंगा तो L। हाँ है ना? L। उसमें क्या जोड़ रहा हूं? एक और L, एक और विमा जोड़ रहा हूं। ठीक है? विमा को लिखने के लिए हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? कोष्टक। ठीक है? कोष्टक। तो अभी आप अपने मन में सोचोगे इसका 2L लिख देता हूं, 2L नहीं होगा, ये L ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? ये भी एक लंबाई थी, ये भी एक लंबाई है। ये जुड़ने के बाद भी जो दूरी बनी, ये भी क्या है? लंबाई। समझ में आ गया? इसी तरह से कोष्टक में L, क्योंकि ये दूरी दिखा रहा है D1, माइनस कोष्टक में L, क्योंकि ये भी दूरी दिखा रहा है। ये मिलके भी क्या दिखा रहे हैं? विस्थापन। कोई एक लंबाई दिखा रहा है ना, तो वो लंबाई भी क्या होगी? कोष्टक में L। समझ में आया? इसका मतलब क्या है? एक चीज और समझो, भले ही आप जोड़ कर रहे थे या घटाव कर रहे थे, अंत में वो उसी उसमें रहा। आपने इसको 2L नहीं लिखा, आपने इसको ऐसे नहीं लिखा। आप विमाओं में प्लस माइनस नहीं करते हो। इससे एक और ये समझ में आती है, इसको बोलते हैं विमीय समीकरण। क्या बोलते हैं? विमीय समीकरण। इसका अगर आप लिखते हो कोई भी विमीय समीकरण, तभी सही होगा जब सभी कोष्टक के अंदर जो जो लिखा है वो हर टर्म में बराबर होगा। ये L की पावर 1 ही तो है, घात लगा के। हाँ है ना?
समझ में आया? तो मैं आपको यहां पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अब याद रखना, विमा किसी भी राशि की जब लिखते हैं तो उसके लिए हम एम, एल, टी और अगर बाकी कोई इस्तेमाल कर रहे हो तो वो, वरना बंद कर दो कोष्टक में, और उसके ऊपर उसकी घात लगा के लिखते हैं ए बी सी। कोई भी प्रकार की दूरी होगी, दूरी, विस्थापन, लंबाई, जो भी है, अगर उसके कोष्टक में विमा उसकी एल की पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी तो है कि उसमें कोई भी द्रव्यमान का कोई अंतर नहीं है, एक लंबाई जुड़ी हुई है और समय का 0। यही तो लिख सकता हूं, M0 L1 T0। हाँ है ना? समझ में आ रहा है? इसका एक मात और समझ में आता है कि इसकी इन सब की जो मात्रक या यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। क्या होगी? मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने 9वीं क्लास में और क्या पढ़ा था? सबसे पहले दूरी पढ़ी, दूरी के बाद क्या पढ़ते हैं? वेग पढ़ा था। वेग पढ़ा था ना? तो वेग और चाल देखते हैं, चलो वेग, चाल, दोनों में अंतर क्या था? ये सदिश राशि है, इसमें दिशा का फर्क पड़ता है, इसमें नहीं पड़ता, और तो कुछ नहीं। बाकी तो दोनों बराबर हैं, स्पीड ही बता रही है एक तरह से। तो इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दूरी बटे समय, और इसको भी लिख सकता हूं विस्थापन बटे समय। हाँ है ना? दूरी क्या है? अंत में है तो लंबाई, लंबाई बटे समय। ये क्या है? लंबाई बटे समय फिर से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इन राशियों को किनके संदर्भ में लिखना चाह रहा हूं? अपनी 7 मूल मात्रकों के संदर्भ में, अगर जरूरत पड़ी तो 2 पूरक मात्रकों के संदर्भ में भी। ठीक है? और तो कुछ नहीं कर रहा हूं। समझ में आया? तो अब लंबाई को कैसे लिखूंगा? ऊपर एल की पावर 1, नीचे टी की पावर 1। इसमें भी वही, एल की पावर 1 और टी की पावर 1, यही लिखते हैं। इसको क्या करेंगे? टी को ऊपर ले जाएंगे, L1T-1। इसको क्या करेंगे? L1T-1। इसका मतलब क्या है? वेग और चाल की विमा क्या होती है? एक ही होती है। इसमें दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे किससे फर्क पड़ रहा है? एक लंबाई से, एक समय से। तो इनकी विमाएं कितनी हो गई? L T-1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1T-1। समझ में आ गया? ये आपको रटनी पड़ेंगी। अगर आपको सूत्र आते हैं तो आप निकाल सकते हो, वरना निकालनी पड़ेगी। इसको आप यूनिट कैसे लिखोगे? लंबाई को क्या लिखते हो? मीटर। टाइम के लिए क्या है? सेकंड। मीटर 1 सेकंड -1, तो क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। यही मात्रक आपने याद करी थी। तो अगर आपको विमा आ जाती है तो आप क्या निकाल सकते हो? मात्रक। और आप ये भी देख सकते हो कि आपने कोई सही लिखी है गलत। ठीक है? चलो बाय।